हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण नियम को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण नियम को देखेंगे जिनमें से एक तो 100% श्योर है आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से हम 4 के चारों नियम को आज देखेंगे। ध्यान से समझिएगा भैया, क्वेश्चन आपके बहुत तरह के यहां से बनते हैं। पहला टॉपिक है आपका हेनरी का नियम। बोल देगा हेनरी का नियम व हेनरी के नियम की सीमाएं व अनुप्रयोग भी बोल देगा। फिर है राउल्ट का नियम, ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल देगा कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित करना है और इसकी सीमाएं लिखना है। और अगला है कोलराउस का नियम क्या है तथा इसका अनुप्रयोग। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है फैराडे का नियम। अब भैया फैराडे का नियम फिजिक्स में भी है, लेकिन वहां वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी है, यहां वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। तो ये सबके सब जो टॉपिक है ना भैया, ये आपके 3 नंबर वाले टॉपिक हैं। यानी इनमें से कोई एक भी अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा तो श्योर है 3 नंबर में। बाकी राउल्ट का नियम तो कभी कभार 4 नंबर में भी पूछ लेता है, याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, एक एक करके सारे नियम को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों हेनरी के नियम को। हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं व इसके अनुप्रयोग को जानेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भैया, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं बच्चों। बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है। ठीक, देखिए ये कोई क्या है, मान लेते हैं कि विलायक है। अब इतना तो समझ ही रहे हैं कि विलायक है क्या। विलायक मान लेते हैं इसमें जैसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, या अन्य कोई लिक्विड है। ठीक, ये इसमें भरा हुआ है। इसमें क्या है, कोई विलायक है। ठीक, हमने बताया ना कि भाई इसको क्या कहते हैं, ये विलायक है। लाइक दैट मान लेते हैं पानी है। ठीक, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि भैया इसमें बाहर से कोई गैस अपन क्या कर रहे हैं, इसमें खोल रहे हैं, यानी मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बाहर से हम कोई गैस मिक्स कर रहे हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि O2 है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन मान लेते हैं गैस है, मिक्स कर रहे हैं, इसमें ध्यान देना। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखिए हेनरी का नियम कहता क्या है। हेनरी का नियम यह कहता है कि स्थिर ताप पर यहां पर जो टेम्परेचर हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो भैया, कांस्टेंट। ठीक, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ये यहां पर एक गैस है भैया, O2 गैस है। तो किसी गैस की जो द्रव में ये विलय आप कर रहे हैं, घोल रहे हैं ना, किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। ये हेनरी का नियम कहता है। ठीक है, नहीं समझ में आया। देखिए क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर, तापमान में मतलब कोई भी बदलाव ना, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर नियत रहे। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में घुलने की क्षमता होती है, यानी जो विलेयता होती है, वो इस दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है बच्चों, जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो किसके समानुपाती है, प्रेशर यानी दाब के। ठीक, एम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। इसका मतलब ये होता है कि भैया हम जितना अधिक प्रेशर लगाएंगे उतना अधिक ये गैस इसमें घुलेगी। कम प्रेशर होगा तो गैस कम घुलेगी। तो इसका अर्थ ही यही होता है ना, क्योंकि ये जब एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, इसका मतलब अगर प्रेशर आप ज्यादा इसमें लगाते हो, भाई दाब ज्यादा लगाते हो गैस ज्यादा घुलेगी, दाब कम लगाते हो गैस कम घुलेगी। ठीक है, इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जिसको भी हम आगे समझते हैं। तो यहां पे ये चीज बोल रहा है। ठीक, तो यहां पर पहले हिंदी में लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा भैया। इसको हिंदी में लिख देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। पहले तो यहां पे लिख देते हैं कि खुली
खुली हुई गैस की मात्रा, खुली हुई गैस की जो मात्रा होती है भैया, वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? गैस के दाब के। ठीक है, घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो क्या होती है भैया? गैस के दाब के, मतलब ये जो गैस की विलेयता होती है वही चीज वो दाब के समानुपाती होती है। इसको अपन जब लिखेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल किसके भैया? p के। ठीक, जब इसको अपन हटाएंगे तो m बराबर यहां पर कोई नियतांक हो जाता है kh, इसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, हेनरी नियतांक कहते हैं, और इनटू का ये p हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाता है आपका फार्मूला हो जाता है हेनरी के नियम में। जहां पर अगर हम बात कर ले भैया kh क्या है और p क्या है, m क्या है, ये सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। तो भी तो भाई इसको तो बता ही चुके हैं। kh क्या है? तो ये होता है हेनरी नियतांक। क्या है भैया? हेनरी नियतांक है। बाकी p क्या है? तो ये गैस का दाब है। ठीक, m क्या है? तो ये घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हेनरी का नियम। तो बड़ा सिंपल सा नियम है, बहुत ज्यादा नहीं उलझना। ये नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है भैया, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब गैस पर आप जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ही ज्यादा वो घुलेगी। ठीक, जितना कम प्रेशर लगाओगे उतनी कम घुलेगी। ठीक है, तो ये तो रहा नियम। चलिए अब इसकी सीमाओं को समझ लेते हैं कि इसके लिए भैया इसकी क्या सीमाएं हैं, और साथ में इसका अनुप्रयोग यानी हेनरी के नियम का दैनिक जीवन में कहां पर प्रयोग होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अब देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक, तो पहला है यह तनु विलयन पर लागू होता है। मतलब ये सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है, सांद्र विलयन पर हेनरी के नियम का पालन नहीं होगा। दूसरा है कि हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, निम्न दाब और उच्च ताप पर कार्य करता है, दूसरा नियम। तीसरा है यह नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो विलायक से क्रिया करते हैं। ठीक है, नहीं करते होगा, मतलब यह उन गैसों पर लागू, मतलब उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से, हाँ ठीक है, मतलब अगर यहां पर नहीं होता तब ठीक। तो यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, इतना याद रखना। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो गया। अब हेनरी के नियम का अनुप्रयोग सबसे ज्यादा पूछता है। हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग बहुत पूछता है बबुआ, ध्यान देना। अब देखिए हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, यानी अगर हम बात कर लें तो दैनिक जीवन में कहां पर हेनरी के नियम का पालन होता है। पहला, गोताखोर द्वारा सांस लेने में। तो जो गोताखोर होते हैं, अब गोताखोर क्या है भैया? जो समुद्र में, ठीक, या फिर पानी में गहराई तक जाते हैं, ठीक है, कोई खजाना वगैरह ढूंढने या अन्य चीजों के बारे में पता लगाने के लिए, तो वो होते हैं गोताखोर। ठीक, तो उनके द्वारा, क्योंकि वहां पर बात कर ले भैया तो वहां पर जो भी मतलब सांस लेने के लिए प्रयोग होता है, जो टैंक इस्तेमाल करते हैं, जो जाते हैं, तो वो हेनरी के नियम का ही पालन वहां पर होता है। दूसरा है शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में। तो जो भी होता है ना, 5 रुपए ग्लास शीतल पेय पदार्थ, है ना, ये गांव मोहल्ले में गलियों में ऐसे ही क्या चिल्लाते हुए बेचते हैं। तो जो भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं लाइक दैट, चाहे थम्सअप है, कोका कोला है, स्प्राइट है, एक माउंटेन ड्यू है, वॉट एवर, बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं। तो उनमें जो गैस मिक्स होती है अंदर, जो CO2 गैस होती है भैया, तो वो हेनरी के नियम के ही पालन से उसमें उसका प्रयोग किया गया है। क्योंकि उसको जैसे ही झकझोर के इधर उधर करके आप ढक्कन खोल दो, यूं फुर्र करके सारी गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, वो चीज होता है। तो कहने का मतलब उसमें जो गैस भरी होती है इसी नियम पर, वही आदमी जब पीता है फिर डकार के माध्यम से CO2 फिर से बाहर आ जाती है, आदमी बोलता है वाह पेट को बड़ा राहत मिल गया। लेकिन ये नहीं पता कि CO2 गैस होती है। तो भैया CO2 गैस वैसे भी हमारे शरीर में नहीं रह सकती। CO2 गैस फुलाने वाली गैस है, अगर अंदर है तो समझो आपको फुला देगी, यानी आपको ही गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए वही गैस रिटर्न होकर डकार के माध्यम से नाक से मुंह से बाहर आ जाती है। ठीक, जो कोका कोला वगैरह पीते हैं, तो यहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला, फेफड़ों की क्रियाविधि। तो फेफड़ों में जो भी एक्टिविटीज होती है
तो फेफड़ों की क्रियाविधि में जो मतलब O2 CO2 का आना जाना लगा रहता है, तो ये किसके द्वारा? हेनरी के नियम। नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं उनके द्वारा सांस लेने में, तो वो भी, क्योंकि भाई जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर हमेशा मतलब उतार चढ़ाव रहेगा, ठीक है, तो वहां पर अधिक दाब हो जाता है, तो इसीलिए वहां ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर जो खाना है जल्दी पक जाता है, ठीक है, प्रेशर कुकर में। तो याद रखना, तो ये सब जगह पर हेनरी के नियम का पालन होता है। तो ये रहे भैया हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। चलिए बबुआ जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भैया, तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और इसकी सीमाएं लिखना है आपको, ठीक। बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो अपन इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। और जितनी बार हम इसको बताते हैं भैया, हर बार आपको बताते हैं कि ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो राउल्ट के नियम, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं भी आपको लिखना है। देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। राउल्ट का नियम क्या कहता है, पहले नियम को जानते हैं, क्योंकि नियम से ही आपका फार्मूला तैयार होता है, ठीक। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, मतलब कोई विलायक है जैसे जल है, तो उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, चाहे यूरिया है, चाहे शर्करा है, चाहे ग्लूकोज है, इस तरह से कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, ठीक, मतलब कहने का मतलब ऐसे जो वैद्युत अपघट्य ना हो, ठीक है, वो मिला दिया जाए, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, यानी विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होगी भैया, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होगा भैया, वो किसके, एक मिनट थोड़ा इधर से लिखते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके भैया, विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर, भाई मोल अंश कह लें या मोल प्रभाज। तो यहां पर जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है उसको भैया दर्शाते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, बराबर हो जाता है भैया मोल अंश। अब देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी, जैसे कोई भाई यहां पे लिक्विड है, इसमें दो पदार्थों के मोल हैं, मोलों की संख्या मान लेते हैं, ये विलेय का मोल है, ये विलायक, क्योंकि विलेय और विलायक मिलेगा तभी तो विलयन बनेगा। तो मान लेते हैं भैया ये विलेय, तो विलेय के मोल प्रभाज के कह रहा है, तो विलेय के जिसका कहता है भैया उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल मोलों की संख्या, ये तो ये विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। विलायक का मोल प्रभाज कहता तो कैपिटल एन ऊपर लिखते, नीचे ये होता, ठीक। तो बोल रहा है कि विलेय के मोल अंश, तो भैया विलेय के मोल अंश यानी एन स्मॉल एन ऊपर और नीचे एन प्लस कैपिटल एन, यही तो होता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज यही तो होता है कि किसी जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना हो उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या, ठीक। तो ये हो जाता है भैया मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो हमने बता दिया ना, यही होता है राउल्ट का नियम। अब तनु विलयन के लिए बोल रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, अब तनु विलयन के लिए चलता क्या है भैया, ध्यान से समझना। तनु विलयन के लिए बच्चों होता क्या है, तो तनु विलयन में जो ये विलेय की मात्रा है वो समझो एकदम ना के बराबर हो जाती है, यानी ऐसे केसेस में जो n इज मोर लेस देन कैपिटल N, यानी जो n का स्मॉल n का मान है वो कैपिटल N से बहुत छोटा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भैया, फिर ऐसे केसेस में क्या होता है बच्चों, देखिए ऐसे केसेस में आपका
जहां पर n प्लस ये है, ये बराबर किसके, क्योंकि इसके n के मान अगर हम 0 रख दें या तो केवल और केवल कैपिटल n बचेगा, तो इसके स्थान पे केवल कैपिटल n आ जाएगा। ठीक, ये चीज तो तनु विलयन के लिए ये चीज होगा। तब आपका ये जो फार्मूला बनेगा भैया, ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्या चीज, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट बराबर, भैया यहां पर n है स्मॉल वाला, नीचे कैपिटल n है। अब n है क्या, स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार, ये चीज। इसी तरह कैपिटल N का मतलब विलायक के मोलों की संख्या। भाई विलायक हो तब भी मोलों की संख्या, इसमें भी वही भार बटे अणुभार, तो अब की बार ये कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा। तो यही चीज हम यहां पर क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे भैया। तो ये आपका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, P नॉट माइनस का PS अपान P नॉट बराबर का, ये n बराबर हमने बताया ना कि इसके बराबर W बाई M लिख देंगे, और यहां पर कैपिटल N है तो कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा। या इसको अगर सही से लिखेंगे P नॉट माइनस का PS अपान P नॉट बराबर, ये हो जाएगा W बाई M, और ये गुणे करके ये ऊपर चला जाएगा M अपान नीचे कैपिटल W। ठीक, तो राउल्ट का नियम भैया यही हो जाएगा तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। क्या हो जाएगा बच्चों, राउल्ट का नियम। ठीक, तो यही होता है राउल्ट का नियम। जहां पर अगर देखिए सैंबल अगर जानना है भैया, जरूरी है पी नॉट क्या है और उसके बाद पी एस क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो भैया देखिए पी नॉट जो होता है इसको बोलते हैं, ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है बच्चों। और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, एस का मतलब सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अब उसके बाद भैया जो स्मॉल w है ना बच्चों, इसको विलेय का भार कहेंगे, और स्मॉल m है तो विलेय का अणुभार कहेंगे। अब स्मॉल w है तो विलायक का भार कहेंगे, इस मतलब सॉरी कैपिटल W है तो विलायक का भार कहेंगे, और कैपिटल M है तो विलायक का अणुभार कहेंगे। ठीक, तो ये ध्यान देना, स्मॉल वाला विलेय का है और कैपिटल वाला विलायक का है। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। इस पे न्यूमेरिकल भी बच्चों इस फार्मूले पर पूछे जाते हैं, और 24 में भी पूछा गया है न्यूमेरिकल। हम हमेशा से बोलते हैं, जितनी बार बताया हो, ठीक, हमेशा से ये बात जरूर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये फार्मूला, और उतना ही इंपॉर्टेंट नियम भी। अगर नियम नहीं पूछा तो 3 ही नंबर में आपका इस फार्मूले पर कोई न्यूमेरिकल जरूर दे देगा। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब देखते हैं भैया हम राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट के नियम की सीमाओं को अपन समझेंगे। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, यानी राउल्ट का नियम भाई कब सही होता है, या राउल्ट का नियम कब कहलाएगा। तो देखिए यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है, पहली चीज। ये सांद्र विलयन पर यह भी नहीं लागू होगा, जिस तरह से हेनरी के नियम में आपने देखा। दूसरा है भैया यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर ही लागू होता है। ठीक, यानी वाष्पशील अवाष्पशील में हमें बताया, जैसे भैया आपका हो गया यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, मतलब इस तरह से। नेक्स्ट है कि वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो मतलब वैद्युत अपघट्ट में कौन आएगा, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, H2SO4 हो गया, उसके बाद HCl हो गया, ये वैद्युत अपघट्ट हैं। तो इनका अगर विलयन है तो इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा भैया। तो वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है कि विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थों के विलय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब वही चीज अभी जैसे हमने क्या बताया, NaCl भैया इसका वियोजन अगर करना है तो हमको मालूम है Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो भैया वही चीज कह रहा है कि विलयन में वियोजित होने वाले, भाई इसको अगर हम घोल देंगे तो Na प्लस में टूटेगा,
Cl माइनस में। तो वही कह रहा है ना कि वियोजित होने वाले पदार्थ के विलेय जो हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला नियम है कोलराउस का नियम। क्या नियम है बबुआ? कोलराउस का नियम। ठीक, ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कोलराउस का नियम। इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, हर साल पूछता है। अब भाई चाहे जिस सेट में आ जाए लेकिन पूछता जरूर है हर साल। कोलराउस का नियम क्या होता है? कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग इस तरह से क्वेश्चन करेगा, या कोलराउस के नियम को अकेले पूछेगा। बट अगर अनुप्रयोग और नियम दोनों पूछ ले परिभाषा के साथ तो भैया 3 नंबर में, नहीं तो ये 2 नंबर में बन जाता है। अगर केवल नियम पूछ ले तो हम दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोलराउस का नियम कहता क्या है। कोलराउस का नियम क्या कहता है उसको समझने से पहले भैया थोड़ा हमको इसको समझना पड़ेगा। कोलराउस का नियम समझना है तो इसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं भैया इसमें क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक, कोई विलयन है। अब इसमें हम मान लेते हैं भैया घटक कौन कौन से, 2 ले लेते हैं। जैसे इसमें हमने घोल दिया बाहर से NaCl, क्या घोल दिया भैया? NaCl साल्ट। अगर घोल दिया तो हमको मालूम है कि भैया इसमें Na जो होगा वो प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस, यानी इसमें क्या हो जाएगा Na प्लस में ही रहेगा और उसके बाद भैया Cl माइनस में ही रहेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिएगा जो कोलराउस का नियम कहता है कि ये बोलता है कि अनंत तनुता पर, यानी तनुता अनंत हो इनफाइनाइट, तो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य क्या है? ये तो वैद्युत अपघट्य ही है। वैद्युत अपघट्य कहते किसको हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके। भैया जैसे नमक है ना, तो इसको इसके घोल में धारा बहेगी, लेकिन शुद्ध अशुद्ध जल होगा, एकदम प्योर वाटर होगा, तो उसमें भैया धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। अब जब 7 हो जाएगा तो ना वो अम्ल होता है ना वो क्षार होता है। धारा प्रवाहित होने के लिए भैया अम्ल क्षार की जरूरत रहेगी। तो यहां पर वही चीज होता है कि भाई शुद्ध जल में नहीं बहेगी, लेकिन जैसे ही उसमें साल्ट नमक घोल दोगे धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, ये भाई जो आयन है वो टूटकर वियोजित हो जाएंगे और इससे चालकता यानी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये नियम क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, जैसे इसकी जो मोलर चालकता है, तो जैसे हमने बताया ना मोलर चालकता को दर्शाते हैं यहां पे लेमडा m। अब उसके बाद यहां इनफाइनाइट लगा दिया तो भैया अनंत तनुता हो गया। तो यहां किसके बारे में कह रहा है? तो भैया NaCl में। तो यहां पर एक वैद्युत अपघट्य है, तो क्या कह रहा है? अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इतने को क्या कहते हैं? मोलर चालकता पढ़ते हैं कि मोलर चालकता कह रहा है कि उस विलयन में उपस्थित, इस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी धनायनों, तो भैया इसमें उपस्थित जो है, जैसे भैया इसमें क्या है, तो इसमें सोडियम प्लस है तो धनायनों हो गया, और ऋणायन इसी तरह से हो जाएगा Cl वाला माइनस के योग के क्या होता है? बराबर। बस यही जो नियम होता है यही है कोलराउस का नियम। ठीक है, तो यही नियम कोलराउस का नियम हो गया। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं भैया। तो यहां पर कह रहा अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये अनंत तनुता को दर्शाएगा। और यहां पर हमने बताया ना कोई वैद्युत अपघट्य NaCl है, तो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो किसके बराबर होती है? उस विलयन में उपस्थित धनायनों, उस विलयन में उपस्थित धनायनों। तो भैया यहाँ Na प्लस में हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? ये Cl, ये मोलर चालकता को दर्शाएगा, और यहाँ पे Cl माइनस के योग के, ठीक है, के योग के ही बराबर होता है। और यही नियम कहलाता है क्या चीज भैया? कोलराउस का नियम। ठीक, यही नियम कहलाता है कोलराउस। चाहे आप इसको ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दिया करें, ठीक है, इस तरह से मोलर चालकता। ठीक, याद रखना।
लेमडा एम होता है। तो समझ में आ गया नियम। भाई आप देख सकते हैं कि कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यही नियम हो जाता है भैया कोलराउस का नियम। तो बड़ा सिंपल सा नियम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी चीज आप ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, सब आराम से इसी तरह से हो जाएगा। जैसे आप यहां पर आप KCl भी ले सकते हैं, ठीक, H2SO4 भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे HCl भी ले सकते हैं, या फिर भैया आप जैसे CH3COOH भी ले सकते हैं। कुछ भी करेंगे आप ये इसी तरह से वियोजित होगा। तो चलिए बबुआ जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसका अनुप्रयोग एक देख लेते हैं। हो गया ना? चलिए अब हम देख लेते हैं कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग यानी इसका भैया प्रयोग कहां पर होता है? तो भैया यहां पे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग को समझेंगे तो बच्चों इसका इस्तेमाल होता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। पहला है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, अक्सर एक ही पूछता है बट यहां पर आप दो भी हम समझा देंगे, कोई दिक्कत ना। तो वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, अब वियोजन की कोटि भाई कहते किसको है और कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। सिंपल सा है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। बड़ा सिंपल से है। हमने क्या बताया कि भैया वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं? वियोजन की कोटि बराबर क्या कह रहा है? किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और उसके बाद भाई किसका अनुपात? तो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वियोजन की कोटि कहते हैं। तो भैया यही फार्मूला होता है। बाकी बच्चों जगह यहां पर है तो यहां पर हम थोड़ा समझा देते हैं। इसको वियोजन की कोटि को दर्शाते किससे हैं? तो वियोजन की कोटि को दर्शाते हैं भैया अल्फा से। अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो भैया हम लेमडा लिखेंगे और कह रहा है कि किसी सांद्रता पर, तो भैया यहां पर देखिए लेमडा एम लिख दिया तो ये मोलर चालकता है, तो यहां सी लगा दिया किसी सांद्रता पर, और नीचे कह रहा है कि अनंत तनुता पर, तो भैया हम नीचे क्या लगा देंगे? इनफाइनाइट वाला लगा देंगे। ठीक, तो यही इन दोनों का जो रेशियो हो जाता है, इन दोनों का जो अनुपात हो जाता है, इसी को कहते हैं भैया वियोजन की कोटि। तो कोलराउस के नियम के द्वारा हम वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो होता है वैद्युत जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनकी मोलर चालकता, जैसे में CH3COOH, इसकी अगर मोलर चालकता ज्ञात करना है तो जैसे भी हम परिभाषा में देखें पूरा NaCl को लेकर, तो आप इसी को यहां पर एग्जाम्पल ये मानकर लगा दोगे, वही लिख दोगे, तो वो दूसरा हो गया। ठीक, तो पहला वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, दूसरा दुर्लभ या दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक, तो आप एक ही याद रखो, बहुत है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है वैद्युत अपघट्य संबंधी या अपघटन संबंधी। ठीक, वैद्युत अपघटन संबंधी या अपघट्य संबंधी फैराडे का नियम लिखना है। काफी प्यारा सा ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो वैद्युत ये अपघटन संबंधी फैराडे के दो नियम हैं। तो प्रथम नियम, फिर हम समझेंगे द्वितीय नियम। प्रथम नियम के भाई समझने से पहले आप थोड़ा फिगर को समझना होगा।
जैसे ये अर्धशेल है, और भाई शेल में होता क्या है, तो शेल में आपको पता है भैया होता क्या है, इसमें होता क्या है, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर भैया इलेक्ट्रोड हैं, ठीक। धातु की क्षण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहां पर धातु की क्षण है, तो भैया इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड है, और उसके बाद यहां पर पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक। तो अब देखिएगा, ये जो वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का पहला नियम है वो क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा। इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय, अब वैद्युत अपघटन किसे कहेंगे, जैसे NaCl का घोल है, जैसे ही आप इसमें धारा का प्रवाह करते हो तो भैया इसका हो जाता है अपघटन, Na+ में टूटेगा Cl- में, ठीक, अपघटन हो जाएगा। तो इस घटना को ही कहते हैं वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन के समय, यानी जब ये आयनों में वियोजित होगा वैद्युत अपघट, उस दरमियान इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है, अब भैया जिस पे प्लस आयन होगा वो एनोड कहलाएगा, और जिस पे माइनस चार्ज होगा वो कैथोड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। किसके, आवेश। तो यहां पर यह बोल रहा है कि वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा जो होती है भैया वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये प्रवाहित आवेश की मात्रा के, आवेश की मात्रा के। तो भैया आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पदार्थ की मात्रा को अपन W से लिखेंगे भैया, बराबर आवेश की मात्रा जो होता है अनुक्रमानुपाती होगा, तो आवेश की मात्रा जैसे Q हो जाएगी, ठीक। बट वी नो दैट, हमको मालूम है बच्चों कि भैया जो Q बराबर होता है I इंटू टी। क्या होता है, I इंटू टी। भाई यहां पे आप स्मॉल Q ले लें या कैपिटल Q, ये मैटर नहीं करता, बट Q बराबर I इंटू टी होता है, हमको मालूम है। तो भैया अगर हम यहां पे इसको रख देते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर, मतलब ये W, ये प्रोपोर्शनल किसके, इसके स्थान पे I इंटू टी लिख देंगे। बट ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अगर अपन इसको भी हटा देते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा W बराबर यहां पर एक नियतांक आ जाएगा, उसको अपन Z से लिखेंगे, Z इंटू आई इंटू टी, ठीक। Z इंटू आई इंटू टी, यही फार्मूला हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला होता है इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं 100%। अब बच्चों आपके भैया ध्यान देना, हर साल किसी न किसी सेट में इस पे भी न्यूमेरिकल छोटा सा आता है। धारा दे देगा भैया, धारा का मान, आवेश का मान दे देगा, कभी कभार ये भार वगैरह भी दे देता है, यानी द्रव्यमान संख्या वगैरह। तो अब ये पूछ लेता है इसमें ये तुल्यांक का, ठीक, या नियतांक। क्योंकि यहां पर ध्यान देना, जेड क्या है, इसको बोलते हैं रासायनिक क्या बोलते हैं, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक या रासायनिक सेल स्थिरांक बोलते हैं। रासायनिक तुल्यांक होता है जेड, ठीक। आई जान ही रहे हैं धारा है, टी समय है, डब्ल्यू क्या है, पदार्थ की मात्रा है। तो ये जो नियम होता है, पहला नियम, इस नियम को कहते हैं भैया, मतलब ये जो नियम होता है ये वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का पहला नियम होता है, ठीक। कि वैद्युत अपघटन के समय किसी, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई, इस पर जो भी, मतलब इन इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ की मात्रा होगी, जो इस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती, आवेश के, ठीक। तो यहां से भैया हमने ये फार्मूला प्राप्त कर लिया, है ना, सिंपल सा। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला नियम हम देख लेते हैं, अब दूसरा नियम, ठीक है। वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम समझ लेते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभार अलग अलग पूछता है, बट अलग अलग जो पूछेगा जब भी 2 नंबर का, जैसे प्रथम नियम कभी कभार पूछ लेता है तो 2 नंबर का, अलग से पूछ लिया द्वितीय नियम तब भी 2, बट अगर दोनों पूछ लेगा भैया 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब देखिएगा ये जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, ध्यान से समझना।
देखिए हम मान लेते हैं कि अब की बार हम यहाँ पे वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं इस तरह से, 2 वैद्युत अपघट्य हैं, या 3 भी ले लेते हैं, 4 भी, कोई दिक्कत ना, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रोड ले लिए, इसमें भी ये इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ, अब देखिएगा, अब मान लेते हैं कि भैया इनका संबंध इससे है, ठीक, इस तरह से। अब यहां पर अब भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य हो गए, 2 अलग अलग वैद्युत अपघट्य हो गए हैं, ठीक, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य हो गए हैं। मान लेते हैं कि इसमें क्या है भैया, इस वाले में ZnSO4 का विलयन है, और इस वाले में बच्चों मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे NaCl का घोल है, ठीक। 2 भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य हो गए, है ना, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य हो गए। तो अब देखिएगा ये जो द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है भैया, वो क्या कहता है बच्चों, ये नियम बोलता है, देखिए ये नियम कहता है कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए, मतलब भैया जैसे हमने बताया कि इसमें क्या है, समान वैद्युत धारा और किसके, समान समय के लिए, ठीक, समान वैद्युत धारा कह रहा है कि समान समय के लिए 2 भिन्न, मतलब जरूरी नहीं 2 3 है 4 है 5 ऐसे, कह रहा है भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों पर जब प्रवाहित की जाती है तो इन इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्राएं होंगी वो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। मतलब जैसे अब यहां पे ध्यान देना कि अब 2 अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं, तो भैया पहले वाले में पदार्थ की जो मात्रा हो जाएगी, मान लेते हैं ये W1, ये किसके अनुक्रमानुपाती हो जाती है, तो भैया यहां पर इसके तुल्यांकी भार के, तो तुल्यांकी भार को अपन E से लिखते हैं E1 के, ठीक। और इसी तरह से दूसरे वाले में जो पदार्थ की मात्रा हो जाएगी बबुआ, वो क्या हो जाएगा, उसके तुल्यांकी भार E2 के अनुक्रमानुपाती, ठीक। तो यहां पर यही तो बोल रहा है कि समान वैद्युत धारा यदि समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्राएं हैं वो किसके अनुक्रमानुपाती, तुल्यांकी भारों के, क्योंकि यहां पर E है क्या, E1 E2 तुल्यांकी भार है, W1 W2 क्या है, तो ये भैया क्या है आपके, मतलब इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है, ठीक, जो भी पदार्थ है उसमें। तो जब इसको लिखेंगे तो भैया इसका अगर हम रेशियो निकाल देते हैं, अगर हम इनका रेशियो निकाल देते हैं तो भैया ये W1/W2 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली E1/E2 हो जाएगा आराम से, क्योंकि इसके बराबर रखेंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट नियतांक आएगा, तो भैया जब यहां पे रखेंगे कट जाएगा तो केवल E1/E2 आ जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक। जहां पर ये क्या है भैया, ये भी ध्यान देना, ठीक, जिसमें ये E1 और E2 क्या है, तो ये है, यहां पर दिया गया है तुल्यांकी भार है, ये क्या है, तुल्यांकी भार है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो W1 और W2 है ये पदार्थ की मात्राएं हैं, ठीक, ये पदार्थ की मात्राएं, तो इस पे भी न्यूमेरिकल कभी कभार बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम या तो दूसरा नियम कह लीजिए। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सबके सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो बबुआ तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा।